नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, जून में जब येस बैंक में क्राइसिस आए थे तो उस समय आरबीआई के द्वारा एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप को गठित किया गया था। पी के मोहंती की अध्यक्षता में काम दिया गया था कि आप रिकमेंडेशंस दीजिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्रमोटर्स की ओनरशिप संबंधित इशू पर भी आप रिकमेंडेशंस दीजिए। अब इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने आरबीआई को रिकमेंडेशंस सौंपी हैं काफ़ी सारे इश्यूज पर, जैसे कि कॉर्पोरेट ग्रुप्स की एंट्री को अलाउ कर दिया जाए बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कन्वर्जन ऑफ बिग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनटू बैंक्स, और लास्ट में नए बैंक्स के लिए मिनिमम कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे इंक्रीज करना। ये सब बातें पी के मोहंती कमेटी के द्वारा बोली गई हैं आरबीआई को अपनी रिकमेंडेशंस में। अब देखो, हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। क्या पास्ट में आरबीआई की रणनीति यही रही है कि कॉर्पोरेट ग्रुप्स को लाइसेंस नहीं देना है या फिर देना है? देखो, फरवरी 2013 में आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की थी जिसके अनुसार कॉर्पोरेट ग्रुप्स और इंडस्ट्रियल हाउसेस इनको अलाउ किया गया था, परमिट किया गया था कि आप बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस ने यानी कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने अप्लाई भी किया बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने के लिए, और लास्ट में कुछ इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। लेकिन देखो, अल्टीमेटली जब पूरी प्रोसेस समाप्त हुई तो सिर्फ दो को बैंकिंग लाइसेंस मिला, एक आईडीएफसी और दूसरा बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज। किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रुप को बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिला आरबीआई की तरफ से, क्योंकि आरबीआई ने यह कहा जिन जिन इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था बैंकिंग सेक्टर में वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं। इसके बाद लेकिन 2014 में आरबीआई ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। फिर से आरबीआई ने पुरानी रणनीति अपनाई और कहा कि इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो हैं वो बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर अब एक बार फिर से पी के मोहंती कमेटी की रिपोर्ट के बाद, जिसमें यह कहा गया है कि इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को अलाउ कर दिया जाए बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए, देखना यह होगा कि आरबीआई अब पी के मोहंती की कमेटी की रिपोर्ट के बाद इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को बैंकिंग सेक्टर में लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए अनुमति देती है या फिर नहीं देती है। पूरा बैकग्राउंड आप समझ गए ना। 2012 से पहले आरबीआई नहीं अलाउ करता था इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को बैंकिंग सेक्टर में लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए, लेकिन 2012 में आरबीआई ने बोला कि आप अप्लाई कर दीजिए। हालांकि दिया नहीं लाइसेंस, अप्लाई किया था कुछ इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने, लेकिन उनको लाइसेंस दिया नहीं। आरबीआई ने कहा कि आप क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हो। 2 साल बाद यानी 2014 में आरबीआई ने फिर से अपनी पोजीशन चेंज कर ली, पुरानी वाली पे आ गया कि नहीं नहीं, आप नहीं बैंकिंग सेक्टर में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक पुरानी पोजीशन यही है। 2014 के बाद से बैन है, प्रोहिबिशन है कि इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बैंकिंग सेक्टर में लाइसेंस के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन पी के मोहंती ने कहा है कि उनको अलाउ कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट ग्रुप्स अगर बैंकिंग सेक्टर में आते हैं तो बड़ी कैपिटल लेके आएंगे, पैसा लेके आएंगे और अपनी एक्सपर्टीज भी लेके आएंगे। बहुत सारे देश देखो ऐसे नहीं हैं। हालांकि देखो, यूएसए जैसे कुछ देश हैं अभी भी जहां पर कॉर्पोरेट ग्रुप्स को बैंकिंग सेक्टर में नहीं आने दिया जाता। लेकिन राइटर कहते हैं यूएसए के अलावा बहुत सारे ऐसे देश नहीं हैं जहां पे कॉर्पोरेट ग्रुप्स को प्रोहिबिट किया गया है, अलाउ नहीं किया गया है बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए। बट देखो, कुछ कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स क्या हैं? देखो, कॉर्पोरेट ग्रुप्स का काफी मामलों में जो ट्रैक रिकॉर्ड है, खास करके गवर्नेंस के मामले में अच्छा नहीं है। क्रेडिट को डिसबर्स करने के मामले में भी प्राइवेट ग्रुप्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। जैसे यस बैंक का आप देख लीजिए, राणा कपूर जो प्रमोटर थे यस बैंक के, उन पर कितने ज्यादा आरोप लगे कि उन्होंने रिश्वत लेके लोन दिया बहुत सारी ऐसी एंटिटीज को जो डिफॉल्ट होने की कगार पर थी या फिर डिफॉल्ट हो चुकी थी। जैसे लुटेन दिल्ली में एक रोड है अमृता शेरगिल मार्ग, वहां पे एक एक बंगला 400 करोड़ का है, 500 करोड़ का है। तो आरोप ये लगता है कि राणा कपूर ने उस रोड पर लुटेन दिल्ली में 400-500 करोड़ का एक बंगला ले लिया रिश्वत के तौर पर और लोन दे दिया
वाधवा ग्रुप्स के बारे में आपने सुना होगा, उनको। तो ऐसे आरोप लगते हैं कि प्राइवेट ग्रुप्स जो हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। अब यस बैंक में पैसा सारा का सारा इनका थोड़ी था, राणा कपूर का जो प्रमोटर थे, जनता का पैसा था। आप जनता के पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो अपने जानकारों को लोन देने के लिए, बाद में वो डिफॉल्ट हो जाते हैं और जनता का पैसा डूब जाता है। तो ये डर लगता है इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को अगर लाइसेंस दिया जाता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। हालांकि ये एक कंसर्न नहीं है, और भी काफी सारे कंसर्न्स हैं। जैसे देखो, कॉर्पोरेट हाउस जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस होगा, जिनका अपना बैंक होगा, वो बैंक में जमा पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, डाइवर्ट कर सकते हैं फंड को। इसके साथ साथ वो, जैसे देखो मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस के अपने काफी सारे काम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस जियो है। तो रिलायंस का अपना बैंक जो होगा, तो रिलायंस क्या कर सकता है, अपने बैंक के पैसे का इस्तेमाल कर सकता है जियो के कस्टमर्स को देने के लिए, या फिर जियो का ऑपरेशंस चलाने वाली कोई कंपनी है जो रिलायंस से जुड़ी हुई है, उसको लोन देने के लिए रिलायंस अपने बैंक का इस्तेमाल कर सकता है। यह भी खतरा है। इसे कहा जाता है इंटरकनेक्टेड लैंडिंग। मतलब कोई बैंक जब देखो ऐसे लोगों को लोन दे देता है जिनके साथ उसके कनेक्शंस हैं, हालांकि वो लोन नहीं डिजर्व करते थे, बट बैंक में किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप की हिस्सेदारी है, तो लोन देने में इंटरफेयर करता है वो इंडस्ट्रियल ग्रुप, और ऐसे लोगों को लोन दे दिया जाता है जो डिजर्व नहीं करते हैं। तो इसे कहा जाता है इंटरकनेक्टेड लैंडिंग। अब इंटरकनेक्टेड लैंडिंग होगी, ये तो बिजनेस के लिए तो अच्छा नहीं है ना। आप ये नहीं देख रहे कि प्रोफाइल कैसी है कस्टमर की, लेकिन आपका कनेक्शन है, इसलिए आप लोन दे रहे हो किसी को। इसके साथ साथ अगर देखो बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता है इंडस्ट्रियल ग्रुप को, तो उस इंडस्ट्रियल ग्रुप की इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे देखो रिलायंस है, टाटा है, ऑलरेडी ये बहुत बड़े ग्रुप है हमारे देश में। अब इनकी बैंक में भी हिस्सेदारी होगी और वो बैंक भी बहुत बड़ा है, तो सोच के देखिए इनकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे पहले पॉलिटिशियंस अभी भी करते हैं, लेकिन पहले ज्यादा होता था, पॉलिटिशियंस इंटरफेयर करते थे बैंकों में अपने चाहने वालों को लोन दिलवाने के लिए। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के जो प्रमोटर होंगे उनका इंटरफेयर बढ़ जाएगा अपने चाहने वालों को लोन दिलवाने के लिए। और कौन कौन से कंसर्न्स हैं? अब देखो मान लीजिए रिलायंस का बैंक है, रिलायंस बैंक। अब मान लीजिए रिलायंस की जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी है जैसे जियो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल को जियो को कुछ होता है तो उसका असर बैंक पर भी देखने को मिलेगा। लोगों को लगेगा कि रिलायंस जियो डूबने वाली है, तो बैंक, रिलायंस के बैंक से भी लोग दबादब पैसा निकलवाने लगेंगे, तो ऐसे तो बैंक रन हो जाएगा ना, बैंक डूब जाएगा। तो अगर इंडस्ट्रियल ग्रुप को लाइसेंस दिया जाता है तो लोग बैंक की पोजीशन को उस इंडस्ट्रियल ग्रुप की दूसरी कंपनीज के साथ जोड़ के देखने लगेंगे कि दूसरी कंपनी फेल हो रही है तो मतलब बैंक से भी पैसा निकलवा लो, अगर अदरवाइज बैंक भी डूब जाएगा। इसके बाद आर्टिकल में स्पेशली इंटरकनेक्टेड लैंडिंग से संबंधित कुछ कंसर्न्स बताए जाते हैं। अगर इंटरकनेक्टेड लैंडिंग, आपको पता है इंटरकनेक्टेड लैंडिंग क्या होता है, कनेक्शंस के आधार पर लैंडिंग दी जाती है, ना कि कस्टमर्स की प्रोफाइल को देखते हुए। तो अगर कॉर्पोरेट ग्रुप्स को बैंकिंग लाइसेंस मिलता है और वो कॉर्पोरेट ग्रुप फिर इंटरकनेक्टेड लैंडिंग को अंजाम देता है, तो इसको लेके क्या कंसर्न्स हैं? सबसे पहला देखो, ये कॉर्पोरेट ग्रुप जिनका शेयर होगा बैंक में, इनकी पावर इतनी ज्यादा होगी कि हमारे देश में वेरियस जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो पनिश नहीं कर पाएंगे उन इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को, क्योंकि इन कॉर्पोरेट हाउसेस का, जैसे देखो रिलायंस का, टाटा का, इनका पॉलिटिकल क्लाउड भी ज्यादा होता है, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ इनके कनेक्शन बहुत होते हैं। नेक्स्ट कंसर्न देखो, आरबीआई तभी रिएक्ट कर सकेगा जब इंटरकनेक्टेड लैंडिंग हो चुकी है। भाई रिलायंस ने अपनी ही किसी दूसरी एंटिटी को लोन दे दिया है, तो होने के बाद आरबीआई रिएक्ट कर सकेगा, आरबीआई इसे प्रिवेंट नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट कंसर्न देखो, बाद में आरबीआई रिएक्ट करता भी है, उस बैंक के खिलाफ एक्शन लेता भी है, तो फिर लोग बैंक से ना एकदम से पैसा निकलवाने लगते हैं, तो बैंक की पोजीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। तो आरबीआई भी उतना सीरियस एक्शन नहीं ले पाता ऐसे बैंक्स के अगेंस्ट। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, रेगुलेटर देखो, फॉर एग्जांपल इस केस में आरबीआई, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स रेगुलेटर की बात मानते नहीं है। जैसे ट्राई की बात इतनी मानी नहीं जाती एयरटेल और दूसरी टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा, लेकिन इस केस में आरबीआई का जो
कद है अभी तक हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई को माना जाता है सीरियस रेगुलेटर है, लेकिन अगर ये इंडस्ट्रियल ग्रुप्स आरबीआई के सामने आएंगे तो आरबीआई एक्शन नहीं ले सकेगा ज्यादा, तो फिर आरबीआई की भी जो पोजीशन है वो कमजोर हो जाएगी। इसके बाद देखो आर्टिकल में कहा जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में कॉर्पोरेट ग्रुप्स को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वहां पर अभी कॉर्पोरेट ग्रुप्स को ओनरशिप की इजाजत दी गई है। और कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 10 सालों का, वो अपने आप को बैंक में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई कर सकती है आरबीआई के पास। तो पीके मोहंती कमेटी ने यह रिकमेंड किया है, अगर देखो फिलहाल एनबीएफसी में किसी कॉर्पोरेट ग्रुप की ओनरशिप है तो फिर उस एनबीएफसी को यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को अलाउ कर दिया जाए बैंक में कन्वर्ट होने में, तो फिर तो ऑटोमेटिकली बैंक में इंडस्ट्रियल ग्रुप की एंट्री का रास्ता खुल जाएगा ना। तो ये एक आसान रूट भी है जिसकी सहायता से कॉर्पोरेट ग्रुप बैंकिंग सेक्टर में अलाउ एंटर कर सकते हैं कि पहले एनबीएफसी आप चलाओ, 10 सालों तक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और 10 सालों तक सक्सेसफुली चलाने के बाद फिर आप अप्लाई कर दो आरबीआई के पास कि भाई हमारी जो एनबीएफसी है इसे बैंक में कन्वर्ट कर दो। इसके बाद डिफरेंस की भी बात की जाती है कि एनबीएफसी में कॉर्पोरेट ओनरशिप का होना और दूसरी तरफ बैंक में कॉर्पोरेट ग्रुप की ओनरशिप का होना, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो ये है, बैंकों में जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको सरकार के द्वारा एक पब्लिक सेफ्टी नेट दिया जाता है। जैसे आपका पैसा है अभी किसी भी बैंक में, तो सरकार ने सेफ्टी नेट देके रखा है कि 5 लाख तक का आपका जो डिपॉजिट है उसकी गारंटी हम देते हैं कि आपका पैसा डूबने हम नहीं देंगे। अगर बैंक डूब भी जाता है तो आपका जितना भी डिपॉजिट है 5 लाख तक की डिपॉजिट की गारंटी हम आपको देते हैं। लेकिन एनबीएफसी में इस प्रकार की कोई गारंटी सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है। लास्ट में कुछ दूसरे कंसर्न्स हैं। कंसर्न क्या, ये एक प्रकार से सजेशन है। देखो कॉर्पोरेट ग्रुप कोई जरूरी नहीं कि इस बात में इंटरेस्टेड होंगे कि वो अपना एक नया अलग से बैंक ओपन करें। कॉर्पोरेट ग्रुप्स को एंकरेज किया जाए कि वो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो हालत है वो खस्ता है, उनको कैपिटल की आवश्यकता है, गवर्नमेंट सारा कैपिटल नहीं प्रोवाइड कर सकती है। तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स अगर बैंकिंग सेक्टर में एंटर करते हैं तो उनको एंकरेज किया जाए कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन आए और उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनकी जो गवर्नेंस है, उनमें इंप्रूवमेंट हो। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा यह कहा जाता है, देखो आप बेसिक अलाउ कर दो कॉर्पोरेट ग्रुप्स की एंट्री को बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन पहले आप सारे मैकेनिज्म तैयार कर लो कि इंटरकनेक्टेड लैंडिंग होगी तो उससे आप कैसे निपटोगे। ये सारी चीजें पहले से आप रेगुलेशन टाइट रखोगे तो फिर आप अलाउ कर सकते हो कॉर्पोरेट ग्रुप्स की एंट्री को बैंकिंग सेक्टर में, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।